Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 4 of Biochemistry and Genetics 2. So today's lecture will comprise of receptors and signal molecules. The review of the last lecture includes these points, and the outline of today's lecture includes biosignaling, intercellular communication, mechanisms of communication, signal transduction, binding site of receptor, the domino effect, molecular mechanisms of signal transduction, receptors and its types, and types of signal transduction. आज का लेक्चर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इन अ वे है बिकॉज़ इसमें हम लोग वो चीज़ें सीखेंगे कि जिस तरह सिग्नल्स किस तरह हमारी सेल्स को अफेक्ट करती हैं और किस तरह पे सेल्स आगे से फंक्शन करते हैं. सो टुडेज़ लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग. What is biosignaling? Signal represents information which can be detected and converted to a response by a chemical reaction. तो signal एक information को कहते हो जिसको detect करके फिर कोई chemical reaction होता है. Why signaling is required? To feel, to sense, to communicate, to act, to move forward or run away or to run a life. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन एक सिग्नल है. एक जगह पे आप मौजूद हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि वो लोग जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है. इसलिए वहाँ के लोगों का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उनके जो एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेज होते हैं और उनके अंदर ब्लड ज़्यादा होता है. वो ब्लड इसलिए उनके अंदर फिर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंड कर सके हीमोग्लोबिन के साथ. दैट इज़ वाई द पीपल हु लिव ऑन माउंटेन्स हैव अ रेडिश ह्यू टू देयर स्किन. सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, या फिर ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी में ब्रीथ करते हो, जब आपको नींद आ रही होती तो आप एकदम से यॉन क्यों करते हो? बिकॉज व्हेन यू आर ब्रीदिंग स्लोली your brain has a deficit of oxygen, and that is why when you yawn you take a gulp of air into your lungs and the oxygen requirement is fulfilled. Similarly अगर आपको water चाहिए, you have an urge to drink water and so you do that. Similarly heat, अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, you move to a colder place. Similarly if you are in a colder place you move to a warmer place. तो ये सारे सिग्नल्स हैं जिसके तहत आपकी बॉडी एक्ट करती है टू मेंटेन अ लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस. द कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ केमिकल चेंज इज सिग्नल ट्रांसडक्शन विच इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी. नर्व सिग्नल्स, रिस्पॉन्सेस टू हार्मोन्स, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट एंड सेल साइकिल, जितने भी हमारे अंदर चीज़ें हो रही हैं सिग्नल्स होती हैं तो फिर वो अकर करती हैं. सम सिग्नल्स टू विच द सेल्स रिस्पॉन्ड. तो हमारे सेल्स कितने सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल एंटीजन्स होते हैं. एंटीजन्स वो जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को केमिकल रिएक्शन करती है. सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स जो कि बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्शन शो करती है. सिमिलरली योर डेवलपमेंटल सिग्नल्स जो आपके ग्रोथ हार्मोन के थ्रू, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू आपके आते हैं डेवलपमेंटल सिग्नल्स. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, योर ग्रोथ फैक्टर्स, योर हार्मोन्स, लाइट, मैकेनिकल टच, neurotransmitters which are playing an important role in the transmission of nerve signals in your body, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्डरेंट्स एंड टेस्टेंट्स, ये सारे आपकी बॉडी में सिग्नल्स हैं जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है. इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. अब एक इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? इंटर और इंट्रा में आपको फ़र्क पता होना चाहिए. इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू थिंग्स विच हैव देयर ओन इंटेग्रिटी, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन दैट थिंग. अगर फॉर एग्जांपल यूएमटी का एक डिबेटिंग कंपटीशन होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये क्या है? ये एक इंटर यूनिवर्सिटी डिबेटिंग कंपटीशन है. लेकिन अगर यूएमटी के अपने स्टूडेंट्स का आपस में कोई डिबेटिंग कंपटीशन होता है, सो इट्स अ इंट्रा यूनिवर्सिटी डेक्लेमेशन कंपटीशन. तो ये आपको फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा. तो इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल एक सेल ने दूसरे सेल को कोई सिग्नल देना है तो वो किस तरह होगा? सो द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स और सेल्स इन प्लूरल रिक्वायर्स अ लाइगेंड. एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए होता है.
और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ने फिर किसी रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो अगला सेल को रिस्पॉन्स शो करेगा ना, तो एक रिसेप्टर प्रोटीन ज़रूरत होती है। द मॉलिक्यूल टू विच द रिसेप्टर बाइंड्स मे बी ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विद इन द सेल। अब ये बात है कि जो रिसेप्टर है वो एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है, या वो रिसेप्टर विद इन द सेल भी हो सकता है। तो दो बातें आपने सीख ली कि एक सेल ने अगर दूसरे सेल को कम्युनिकेट करनी है कोई बात, तो एक सेल ने कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाया और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दूसरे सेल के रिसेप्टर पर जाके अटैच हो गया, और वो रिसेप्टर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है या सेल के अंदर भी वो रिसेप्टर हो सकता है। अब इस डायग्राम को गौर से देखें। इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स होते हैं ना, जो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, वो यूजुअली उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो लाइगेंड्स जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हेटिंग, फैट लविंग, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और वो उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो आपके न्यूक्लियस के ऊपर भी वो रिसेप्टर्स मौजूद हो सकते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल के अंदर वो कहीं पे भी हो सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ मैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की। स्टीरॉयड हार्मोन्स जैसे कि आपके एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये वो आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, उनका जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल एज यू ऑल नो इज़ अ टाइप ऑफ अ लिपिड। तो लिपिड है तो वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। दैट इज़ वाई जो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो आपके न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होते, क्योंकि वो ईजिली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। सो आई होप यू हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ अ लाइगेंड, व्हाट आर रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स आपके कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। अब रिसेप्टर्स एंड टाइप्स की बात करेंगे। एक तो बाय लोकेशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि रिसेप्टर या तो इंट्रा सेलुलर हो सकता है या वो सेल सरफेस के ऊपर हो सकता है, जिसको आप मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हो, लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बाइंड अ लाइगेंड आउटसाइड द सेल। देयर आर 3 सब क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। मतलब कि इन जनरल रिसेप्टर्स दो टाइप्स के हैं, इंट्रा सेलुलर विद इन द सेल, मतलब या सेल सरफेस या मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। दो टाइप्स हमने ये बात कर ली। अब मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की भी आगे से 3 टाइप्स हैं, मतलब वो रिसेप्टर्स जो आपके सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं उनकी भी आगे से 3 टाइप्स होती हैं। चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैनल लिंक्ड रिसेप्टर से क्या मतलब हुआ? इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ऐसा रिसेप्टर जब किसी लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो कोई स्पेसिफिक चैनल खोल देगा। फॉर एग्जांपल वो सोडियम चैनल खोल सकता है, कोई पोटेशियम चैनल खोल सकता है, कैल्शियम चैनल खोल सकता है। तो ऐसा रिसेप्टर जब वो किसी स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करेगा तो वो कोई आयन चैनल खोल देगा। दूसरी टाइप है एंजाइमेटिक रिसेप्टर की। ये वो रिसेप्टर है जिसके साथ कोई उसका लाइगेंड जब बाइंड करेगा तो कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। तीसरा टाइप है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसमें ये होता है कि जब कोई रिसेप्टर अपने स्पेसिफिक लाइगेंड से बाइंड करेगा तो फिर जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी और इस जी प्रोटीन के नतीजे में सेलुलर रिस्पॉन्सेज शो होंगे। सो दे आर 3 सब क्लासेस ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की 3 टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली आपको एग्जाम्पल दिया चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स की। इसमें जो आपको ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ना, दो बड़े बड़े, ये इस रिसेप्टर के लाइगेंड हैं। लाइगेंड का काम रिसेप्टर को सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। चैनल के ज़रिए कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, वो डिपेंड करता है कि चैनल किस टाइप का है। अभी जब हम निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की डिस्कशन करेंगे ना इन डिटेल, तो आपको बेहतर समझ आएगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर दूंगी। जैसे कि ये ग्रीन मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे जाके लगा, तो जैसे ही इसने रिसेप्टर पे जाके लगा तो वो जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट इन होना शुरू हो गए सेल के। जैसे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अंदर होता है कि जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके लगता है तो वो सोडियम चैनल एक्टिवेट होता है और सोडियम सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और फिर डीपोलराइजेशन हो जाएगी सेल की। सो सिमिलरली आप यही समझ लें
कि सिग्नल लाइगेंड बाइंड कर गया रिसेप्टर को। वो रिसेप्टर बेसिकली एक आयन चैनल रिसेप्टर था। उस रिसेप्टर ने चैनल खोल दिया और उसके अंदर आयंस फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आपको समझ आ गई पहले वाले की, आयन चैनल दैट ओपन्स इन रिस्पॉन्स टू अ लाइगेंड इज अ चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। लाइगेंड बाइंड किया रिसेप्टर के साथ और उस रिसेप्टर ने फिर आयन चैनल खोल दिया। दूसरी टाइप है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इसके अंदर जो ग्रीन कलर के आपको लाइगेंड्स नज़र आ रहे हैं, ये इस रिसेप्टर के साथ लगे और नीचे वाली साइड पे देखें एंजाइम जनरेट्स प्रोडक्ट्स, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कि जब स्पेसिफिक लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के नतीजे में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन हुआ और इस तरह सेल ने अपना रिस्पॉन्स शो किया। Similarly, the third type of a membrane receptor is the G protein coupled receptor. G protein coupled receptor में ये होता है कि जब ये ग्रीन जो आपको मॉलिक्यूल्स बड़े वाले नज़र आ रहे हैं लाइगेंड, ये जब इस रिसेप्टर के साथ एक्ट किए तो इस रिसेप्टर ने जी प्रोटीन को अपने साथ बाइंड किया, वो जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ और उस जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने के नतीजे में सेल ने अपना रिस्पॉन्स शो किया। सो दे आर 3 subclasses of membrane receptors: ion, enzymatic and G protein coupled receptors. So it is easy to remember. अब इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल एक सेल ने दूसरे सेल तक अपने लाइगेंड्स पहुंचाने हैं, ठीक है ना। ये बात तो हमने कर ली कि किस तरह जिसे कहते हैं सेल रिसेप्टर की टाइप्स क्या हैं, फिर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या हैं। लेकिन अगर एक सेल ने दूसरे सेल तक अपना लाइगेंड पहुंचाना है, अपना मैसेज पहुंचाना है, तो किस तरह कम्युनिकेशन होगी? सो देयर आर 4 बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन: डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, paracrine signaling, endocrine signaling and synaptic signaling. Molecules on the surface of the cell are recognized by receptors. When a ligand binds to a receptor protein, the cell has a response. वो response हमें पता है. Signal transduction is known as the events within the cell that occur in response to a signal. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन उस फिनोमेना को कहते हैं जो उस नतीजे में होते हैं जब एक लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, मतलब एक सेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट होना शुरू हो जाए। डिफरेंट सेल टाइप्स कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम सिग्नल। वही अगर लाइगेंड किसी एक सेल पे जाके लगेगा तो हो सकता है सेल रिस्पॉन्स डिफरेंट हो, लेकिन अगर वही लाइगेंड किसी और सेल के रिसेप्टर पे लगेगा तो हो सकता है वो सेलुलर रिस्पॉन्स चेंज हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन इस तरह होती है कि इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन हुई। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कैसे हुई कि एक सेल ने लाइगेंड्स निकाले और वो दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर दिया है। अब वो जिस सेल के रिसेप्टर के पे जाके बाइंड किया उसके अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर सिग्नल स्टार्ट हुए और फिर जीन रेगुलेशन स्टार्ट होगी और उस जीन रेगुलेशन के नतीजे में सेल ने अपना रिस्पॉन्स शो किया। अब इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक सेल दूसरे सेल तक अपने लाइगेंड्स पहुंचाता है यानी अपना मैसेज पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कांटेक्ट, दो सेल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ के पड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो एक मॉलिक्यूल्स एक सेल से निकलेंगे तो वो फ़ौरन दूसरे सेल पे जाके अटैच हो जाएंगे उसके रिसेप्टर्स के साथ और रिस्पॉन्स शो होगा। सो इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ वन सेल आर रिकग्नाइज्ड बाय द रिसेप्टर्स ऑन द एडजेसेंट सेल्स। तो देखिए एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दो सेल्स के, एक से मॉलिक्यूल्स निकले और दूसरे के रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गए। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर सिग्नल रिलीज फ्रॉम अ सेल हैज़ अफेक्ट ऑन नेबरिंग सेल, मतलब वो कि दो सेल्स आपस में बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन एक दूसरे के नेबरहुड में मौजूद है, मतलब करीब है। तो एक सेल से जब सिक्रीटरी लाइगेंड या सिक्रीटरी सिग्नल्स निकले वो थोड़ा सा ट्रैवल किए और साथ ही उन्होंने अपने नेबरिंग सेल के रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो गए। एंडोक्राइन सिग्नलिंग से ये मुराद है कि हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम की, वो हार्मोन्स को एंडोक्राइन सिस्टम से क्यों रिलेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके अपने रिसिपिएंट ऑर्गन पे जाके
एक्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम अ सेल अफेक्ट द अदर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी बाय ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड। And in synaptic signaling, nerve cells release the signal neurotransmitter by binding to receptors of the nearby cell.